नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दरअसल 2013 की बात करें, 2014 की बात करें, जब ये प्रचार जोरों पर था, तब हम सुर्खियों में देखते थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वे जो कार्यकर्ता या नेता होते थे, उनके प्लेकार्ड पे देखते थे कि एक तोते को पिंजरे में डाला होता है और उस तोते का नाम सीबीआई रखा होता है। आज 2022 है। आज कांग्रेस को लगता है कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनका एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार मिसयूज कर रही है और खास तौर पर ईडी का मिसयूज कर रही है। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया और जम्मू में अलग प्रदर्शन किया, कश्मीर में अलग प्रदर्शन किया। उत्साह भी था, संख्या भी काफी ज्यादा थी। लेकिन ये आरोप कितने सही हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ साहिल शर्मा है, ये कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता भी हैं। साहिल जी, आपका स्वागत है। पवन सिंह जी, ये भी फायर ब्रांड नेता है बीजेपी से। पवन जी, आपका भी स्वागत है। पवन जी, आप पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि आप एजेंसीज का मिस यूज करते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ईडी। देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया है, राइट। उसके तहत ये सारा चल रहा है। मुझे यहाँ तक लगता है जी। कि अगर किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं है तो फिर हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप बड़ी देश है। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसीज है जी वो फ्री हैंड होनी चाहिए। जी अगर पहले कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो आज वो आम जनमानस को इस चीज का पता लग रहा है जी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। जी ये देश जो है ये सब लोगों का देश है, जी। किसी एक परिवार का देश नहीं है। इसीलिए हमेशा जी से जब भी पूरी उम्र सत्ता में रहने के बाद अब कुछ देर अगर सत्ता से बाहर हो तो कोई ना कोई कारण जरूर था। अगर ईडी बुलाती है जी। तो उसके पास कोई ना कोई एविडेंस होगा। तो अगर आप सच्चे हैं तो आप जवाब दीजिए उसका। जी जी हल्ला करने की, इसको पॉलिटिकल रंग देने की क्या जरूरत है? साहिल ही बेहतर जवाब दे पाएंगे। साहिल जी, एक तो कहा कि एक परिवार, सीधा सीधा गांधी परिवार पर आरोप लगाया, सत्ता से विमुख होने के कारण उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि जब बुलाया जाता है कुछ तो एविडेंस होंगे जिसकी वजह से बुलाया जाता है। सबसे पहले तो विनोद जी, आपका धन्यवाद कि आपने इस चर्चा के लिए यहाँ बुलाया। देखिए, आज जो देश के अंदर सेंट्रल एजेंसीज हैं जी वो भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रही हैं। वो उनकी एक फिरौती गैंग कह सकते हैं आप, कि जिस तरह से फिरौती गैंग कहूंगा मैं उन्हें, कि जिस तरह से अपने विरोधियों को किस तरह से ठिकाने लगाना है, किस तरह से उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना है, उसके लिए किस तरह से एजेंसीज का, किस तरह से भेजा इस्तेमाल का जो उदाहरण होता है वो भारतीय जनता पार्टी का जो आज जिस तरह से वो कर रही है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने कहा कि क्या गलत हुआ है, क्यों हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड जो एक अखबार, ये अखबार का अगर आप इतिहास देखें, ये वो अखबार है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाने में, हिंदुस्तान की लोगों की आवाज को उठाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। उसी अखबार को बचाने की ये लड़ाई थी। नेशनल हेराल्ड जो था वो एक कर्जे में था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कर्जे से उभारने का काम किया, उसे मदद करने का काम किया ताकि वो अखबार चलता रहे, क्योंकि वो एक आजादी का आंदोलन के साथ जुड़ी हुई एक अखबार थी, एक सोच थी, महात्मा गांधी की सोच थी, पंडित नेहरू की सोच थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की सोच थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इस केस में बार बार कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जाती है, जबकि ना कोई मनी का ट्रांसफर हुआ, ना पैसों का लेन देन हुआ, ना ही आपकी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर हो, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता कैसे है? मैं आपको बताना चाहता हूं, ईडी आपको गलत, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं विनोद जी कि ये जो नेशनल हेराल्ड का केस है, इसके अंतर्गत जो यंग इंडिया नाम की जो कंपनी बनी है, जिसमें शेयर होल्डर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो भी लोग हैं, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वो भारत कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 25 है उसके अंतर्गत बनी हुई कंपनी है। और सेक्शन 25 क्या कहती है? कोई भी एक आम आदमी का सही परिभाषा सवाल ये उठ रहा है खत्म कर दूं कि सेक्शन 25 कहती है कि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इस कंपनी के जो शेयर होल्डर होंगे वो ना ही कोई तनख्वाह ले सकते हैं, ना ही कोई प्रॉफिट ले सकते हैं, ना ही कोई वो डिविडेंड ले सकते हैं। जब एक कंपनी का आधार नॉन प्रॉफिट है तो भैया मनी लॉन्ड्रिंग वो कैसे हुई? इस चीज को मैं है वो समझ नहीं पा रहा। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं कि आपको लगता है कि ईडी गलत बुला रही है, सम्मान गलत कर रही है? मैं ये कह रहा हूं कि ये बदले, मैं ये कह रहा हूं कि ये बदले की भावना से
की जाने वाली कार्रवाई है। ये कार्रवाई ये दिखाती है कि भाई जो अगर आप हमारे खिलाफ खड़े होगे, आप हमारे खिलाफ बोलोगे, तो आपको इसी तरह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसी तरह से जो सेंट्रल एजेंसी जो सरकार के हाथ में है, उससे आपको दबाया जाएगा, आपको बिल्कुल बोलने नहीं दिया जाएगा। बेहतर जवाब देंगे। इनको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया। देखिए साहिब जी ने अपनी बात रखी, लेकिन देखो बातों बातों में ही बात निकलती है कि ये वो अखबार अंग्रेजों के समय से जी 200 साल राज किया है अंग्रेजों ने यहाँ पे जी। इट मीन्स कहीं ना कहीं इनका भी उनके साथ हाथ था जी। हम चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो जी। इनसे, जी। लेकिन उसी अखबार की आज भी वो कर रहे हैं कि जिसमें यहाँ के जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं वो वहाँ पे पार्टनर हैं। जी। तो अगर ईडी ऐसा कुछ पूछ रही है जी। उसमें दिक्कत क्या है? जी। ये भारत है, ये भारतवर्ष है जहाँ पे इतने सीनियर लोग, आज मैं सुन रहा था एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, ये जो भारत की जो हमारी ये ईडी है एजेंसी, उसको इडियट कहा जा रहा है। देखिए परिभाषा, भाषा देखिए, मतलब कि आदमी का जब मानसिक संतुलन, इन्होंने फिरौती ज्ञान भी कहा है, फिरौती वसूलने वाला जब कोई मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं डगमगाया हो जी। तो इस तरह की ये कहते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो ही जाता जी। है। और ये डेलिबरेटली इस प्रकार का यहाँ इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये कहना कहीं ना कहीं ये भी अपराध की गिनती में आता है। लेकिन अगर ईडी के सामने कोई पेश हुआ है या सम्मन आया है, तो अगर आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने कभी कुछ नहीं किया या उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर उस पर दिक्कत क्या है? अपना एविडेंस पेश करें वहां पे कि मैं बिल्कुल भाई ये साफ सुथरा हूँ। अगर ईडी बुला रही है, कभी बहाना लगता है, कोविड का लगता है, कभी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, कि डे बाय डे किसी ना किसी तरीके से हम बच सकें जी। लेकिन भाई साहब ये जो नीली छतरी वाला है ना वो सब देखता है, वक्त आता है। घोटालों की आप बात करते हैं, कौन सा घोटाला? मैं गिनती से बता देता हूँ। 2G घोटाला, ठीक है, कॉमनवेल्थ घोटाला, फर्स्ट लैंड घोटाला, घोटालों पे घोटाले। आपने कांग्रेस 2014 से जी मोदी सरकार ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, आरोप नहीं लगाया, ये हकीकत है, अंग्रेजों के साथ बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही थी, उनके सिस्टर कंसर्न की क्या भूमिका रही थी? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, ये जो संघ था, उसकी बड़ी देर से ये भूमिका थी जी। इन्होंने आजाद जरूर, अगर आजादी में इनका कोई योगदान होता ना सही ढंग से, तो आज हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं होता, ना बांग्लादेश अलग होता जी। एक सिर्फ किसी आदमी को रखने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया, देश के टुकड़े करवा दिए, ये काम। और फिर उसके बाद परिवार शुरुआत कर लीजिए आज तक। और मुझे नहीं पता, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जो भी लोग हैं कभी ना कभी ये सोचते जरूर होंगे कि हम ये खुद अपने आप से पाप कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि ये जो देश है जी, ये सब लोगों का है जी, इसके एक परिवार का नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में सब लोगों की पार्टी है जी, इस एक की पार्टी नहीं है, सब धर्मों की पार्टी है जी। इसलिए देश को जब चलाना हो तो सब धर्म, सब जातियां मिलकर काम करें देश की उन्नति के लिए, तभी देश सफल होता है। ये सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई एजेंसी का संबंध करती है तो मुझे लगता है जाना चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि आप ये कह करके कि डेलिबरेटली आपने, इन्होंने जैसे कहा कि इडियट डायरेक्टरेट कहा ईडी को, आपने कहा कि कहीं ना कहीं वसूली वाला गैंग है। हमें अपने बड़े भाई, बड़े काबिल व्यक्ति हैं ये, मैं इनको सुन रहा था कि ये करप्शन पे बात कर रहे थे, परिवारवाद पे बात कर रहे थे। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि कौन पार्टी करप्शन की बात करती है जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, बंगारू लक्ष्मण, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। बड़ा बड़ा दोहरा मापदंड है इन लोगों का कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया हो। इन्होंने बात की 2G की, कोल स्कैम की। मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से ये मीडिया के सामने भी आकर लगातार झूठ बोलते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं। 2G पे क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से कोर्ट ने बुलाकर कहा कि 5 साल हम बैठे रहे, हम इस बात का इंतजार करते रहे कि सरकार एक सबूत पेश करेगी और 2G में जितने अभियुक्त थे, जितने लोगों को फ्रेम किया गया था, सबको क्लीन चिट देने का काम किया। इसी तरह से बोफोर्स में चिल्लाते रहे, और जबकि कोर्ट ने रूलिंग दी किसी प्रधानमंत्री के नाम को खराब करने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो था वो गलत आरोप लगाए गए, और इसी तरह से बाकी जगह भी किया गया। इन्हीं का मैं बताना चाहता हूं आपकी कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की किस तरह से चलाते हैं कि पिछले दिनों इनके सीनियर मंत्री
जो आते हैं सांसद भी हैं राज्यवर्धन राठौर और जो बाकी लोग, उन्होंने राहुल गांधी का एक डिस्टॉर्टेड वीडियो जो था जिसमें राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं, उनसे मीडिया सवाल पूछता है कि आपके ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ हुई और आप क्या कहना चाहते थे, तो कहते हैं कि मेरे बच्चों को माफ करता हूं, इन बच्चों को यह नहीं मालूम कि इन्होंने क्या किया। और उसके संदर्भ में लोगों ने, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसद ने वो वीडियो ट्वीट किया, झूठ बनाया और नफरत फैलाने का काम किया कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राजस्थान में जो घटना हुई है उन लोगों को माफ कर दिया जाए। तो ये तो इन लोगों का इतिहास है। अब मैं आता हूं फिर से नेशनल हेराल्ड पे, क्योंकि आज जो बहस है वो नेशनल हेराल्ड के ऊपर है। जी, एक लॉजिक बनता है। मैं उस पर आता हूँ नेशनल हेराल्ड पे, कि मैं नेशनल हेराल्ड पे फिर आता हूँ कि इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के टाइम का बना अखबार, जानकारी कम है। मैं बता देना चाहता हूं कि ये वो अखबार है कि जब 1922 में महात्मा गांधी को बुलाया गया और जिस जज ने महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा, उन्होंने महात्मा गांधी जी को कहा कि आपने नेशनल हेराल्ड में देश के लोगों को भड़काने का काम किया है, इस अखबार में अंग्रेजों की नींद हिलाने का काम किया था। उसी अखबार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें जो एजेंसीज है, जिसका जो भारतीय जनता पार्टी है वो एजेंसीज का इस्तेमाल करके कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर झूठे आरोप लगा रही है और उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। चलिए, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ शौकत साहब जुड़ चुके हैं। शौकत साहब, आदाब, कैसे आप? बढ़िया से हैं आप? जी बढ़िया से। शौकत साहब, ये कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया, आरोप है कि एनडीए सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो एजेंसीज का मिसयूज कर रही है, क्या करेंगे आप? नहीं चाहिए, लेकिन जो अभी तक रवैया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जस्ट लास्ट फॉर 1 डिकेड वी आर वाचिंग इट जी, वो यही है कि यहाँ सियासी किताब की मुहिम को चलाकर ओपोनेंट को दबाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में विच हंट मूवमेंट कहते हैं। उसी मूवमेंट को जन्म देकर आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ओपोनेंट है उनको क्रश किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वही परंपरा है। अगर वही परंपरा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत जी। शौकत साहब, आप बने रहिए। पवन सिंह जी हैं भाजपा से, वो आपको जवाब देंगे। ये कह रहे कि विच हंटिंग, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसका गला दबाया जाता है मार्फत एजेंसी। क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान में अगर आप जो कानून व्यवस्था है जी, उसको अगर आप कानून व्यवस्था से ऊपर अपने आप को समझे तो मुझे नहीं लगता कि किसी आप नतीजे पे पहुंच पाएंगे। जो एक कानूनी प्रक्रिया बनी हुई है, जो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि एक संविधान बना था। अब ये जो ईडी है या दूसरी एजेंसी है, ये संविधान के अंदर है, वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं खराबी हुई है, घोटाले हुए हैं, अगर आज उनका पर्दाफाश हो रहा है, पता लग रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है? अगर आप क्लीन चिट हैं तो हम थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई ना कोई आरोप है, आप इस दायरे में आए हैं, आपको सम्मान मिले हैं, तो फिर अगर आप साफ है तो आपको दिक्कत क्या है? हल्ला करने की क्या जरूरत है? वजह सिर्फ ये है, वजह देश के लोगों को इस पार्टी का पता लग गया है, इसलिए लोगों ने दरकिनार किया दिया। हिंदुस्तान की कितनी स्टेटें हैं और आज की डेट में जहां ये हर जगह होते थे, आज ये कहां स्टैंड करते हैं? वजह यही वजह परिवार वाली जो मैंने कही आपको, और साथ साथ ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बताया मैंने, फोर्स बताया, दूसरा ये जो कांग्रेस पार्टी है अगर चाहती ना उस समय इस जो हमारी भावना से जुड़ा ना राम मंदिर का निर्माण करवा सकती थी ना। उस समय तो कितने स्वयंसेवक वहां मरवा दी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, बना ना राम मंदिर। हम देश की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते हैं। शौकत साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, मुझे इसके कहने का ये मतलब है कि क्या आज तक हमारी एजेंसीज को पता नहीं लगा कि इनके लोगों पर करप्शन के केसेस और स्कैंडल है? और ये बीजेपी की गवर्नमेंट में ही क्यों पता लग रहा है हमारी एजेंसीज को कि पहले बातें दबाई जाती थी ना। आज योगिया सेठ ने कैसे पहले बातें बता दिया कि मैं इसको जानती हूँ, कैसे बता दिया? आज क्यों ये बातें शौकत साहब, इनका कहना है कि पहले बातों को हाइड किया जाता था, अब छुपाई नहीं है।
मान नहीं लेते हैं ये ऐसा था, दैट वाज फैक्ट, और फैक्ट को मानना चलो चाहिए। साहब आप बोलिए आप मुझे ये बताइए सर, अभी अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा तो वाइफ ऑफ मिस्टर मोहम्मद ये सईद की जो मिसेज है जी। उसको एट द एज ऑफ 90 उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसको भी बुला बुला कर तंग किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, जब तक हमारी पहले पोजीशन थी या कुछ और भी था, इनको उस पर नजर नहीं आ रहा था। जी। इनके खिलाफ जो आवाज देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो आवाज देगा, जो इनको आंखों में आगे डालकर बात करेगा, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, मैं बात मानता हूँ। जिनकी ये वो बात कर रहे हैं जी, उनकी बेटी जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही है एक्स, वो कहती थी हिंदुस्तान में यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जी। हिसाब लगाओ, जो तिरंगा है हमारा उसको मतलब उठाने का आपके साथ मिलकर सरकार चलाई जा रही हाँ, है। इनके साथ। शायद ही आप बोलिए। देखिए साहब बन रही है। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा विनोद जी जी। की भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत पे काम करती है। वो सिद्धांत ये है कि एक झूठ बोलो, बार बार बोलो, और तब तक बोलो जब तक वो झूठ सच ना बन जाए। देखिए, मैंने अभी जब पहले अपनी बात रखी तो मैंने कहा कि 2G में सभी अभियुक्तों को क्लीन चिट मिली। देखिए, हमारे बड़े भाई और काबिल व्यक्ति हैं, इन्होंने फिर 2G का नाम लिया। यही एक झूठ है जिस झूठ को नैरेटिव को मीडिया के माध्यम से सेट किया जाता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो आप जानते हैं, अगस्ता वेस्टलैंड में भी पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो आईटी मशीनरी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने एक झूठ बोला कि भैया जो एसडी है अगस्ता वेस्टलैंड में किसी एसडी का नाम आ रहा है, भैया ये सोनिया गांधी है, भैया ये सोनिया गांधी है। जबकि प्रूव एजेंसीज की रिपोर्ट आई वो सुषेण गुप्ता नाम का कोई व्यक्ति था। तो ये एक सिद्धांत पे काम करते हैं कि झूठ बोलो, हम नहीं भाग रहे, हम किसी एजेंसी से नहीं भाग रहे, हम खाली ये कह रहे हैं कि जो केस है ही नहीं कुछ, जिस केस का कोई आधार नहीं है, जिस केस का कोई सिद्धांत नहीं है, उसको आधार बनाकर आप विच हंटिंग कर रहे हैं एजेंसीज के माध्यम से। आपको जब महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनानी होती है तो भैया अजीत पवार को सुबह 4:30 बजे शपथ दिला के दूसरे दिन उसके जिस अजीत पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि जैसी सरकार बनेगी तो अजीत दादा चक्की पी सिंह उनको शपथ दिला के दूसरे दिन उनको हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में क्लीन चिट दे देती है आपकी एजेंसीज। तब ये एजेंसीज कहां जाती है? और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, एजेंसीज को कहना चाहता हूं डंके की चोट पे विनोद जी आपके चैनल के माध्यम से कि कीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर जांच। आप ही के पार्टी के एक एमएलए ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और करप्शन का सारा पैसा पीयूमा में बैठे हुए मंत्री की जेब में जाता है। देखिए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किसने ये बात कही। और मैं ये कहना चाहता हूं पीएसआई, मैं एजेंसी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि पीएसआई का स्कैम हुआ है। अखबार में खबर लगी है कि जम्मू कश्मीर के सबसे पावरफुल मंत्री का सिक्योरिटी गार्ड उसमें इन्वॉल्व है, उसकी कोठी में आज भी है। भैया हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जाना जरा पता करना वो सिक्योरिटी गार्ड कौन है। और हम आपको हम जरूर कहेंगे, हम इसमें एक बात और जुड़ेंगे कि 40 साल आप लोग इमरजेंसी का रोना रोते रहे, 40 साल आप कहते रहे कि इमरजेंसी लग गई, ये होगी। आज आप हम पर जुल्म कर रहे हो, आज हमको एजेंसी के माध्यम से दबाया जा रहा है। कल सरकारें बदलेंगी, वक्त हमेशा एक नहीं रहता। वक्त जब बदलेगा तो इंसाफ होगा। मैं कहना चाहता हूँ आप भी यही कह रहे हैं कि जैसा नहीं, बीजेपी के एक्स एमएलए ने जो आरोप लगाए उसकी भी जांच होगी। जो सीनियर मंत्री का जो सिक्योरिटी गार्ड पीएसआई हमारे हजारों बच्चों का भविष्य तय हो गया, उसके आरोप पे भी जांच होगी। और दूध का दूध, पानी का पानी जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने। शौकत साहब आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से सत्ता हथियाई जा सकती है क्या एजेंसीज का इस्तेमाल करके? असल में हकीकत यह है कि मैं इन अक्षर में आपको बोलूंगा जी कि मैंने पंडित नेहरू से लेके जो हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर तक है, अगर इनकी तारीख पढ़ी जाए तो इनमें से 2 पीरियड ऐसे हैं जो डार्केस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। जी, एक वो है 75 का, व्हेन मिस इंदिरा गांधी इम्पोज्ड द इमरजेंसी। राइट। और दूसरा, और अगर उस पीरियड को दोबारा याद करना होगा तो टुडे गवर्नमेंट जो है ना, आज उनके मुकाबले में वो भी खड़ा हो गई है। जी। हर आदमी को यहाँ जीना हराम कर दिया है। जी, तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि 75 की इमरजेंसी है यहाँ। उस वक्त अगर उस वक्त की एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। जी। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में यही कहूंगा कि 75 का दौर दोबारा आ गया है। यहाँ पिक एंड चूज करके लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई करप्शन केस में है तो उनको सामने लाए। लेकिन जब किसी स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं तो जी। लेकिन मेरा ये कहना फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्वायरी होती है, इसको चलने दो, जी। लेकिन उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ जस्ट लॉस्ट, क्योंकि आई वाज एसोसिएटेड विद बीजेपी, तो जस्ट लॉस्ट पर 1 decade अब हो गया आई एम वाचिंग बीजेपी। इनका एक बड़ा खूबसूरत नारा था कि भाई कंट्री फर्स्ट, उसके बाद नेशन सेकंड एंड पार्टी थर्ड। लेकिन इनका जो प्रैक्टिकल
उल्टा बोल रहे हैं। दूर तक नजर नहीं आएगी। जी। यहाँ तो पार्टी फर्स्ट है जी। और सेकंड जो है वो मुझे लगता है नेशन सेकंड में भी नहीं आती है। जी। तो मुझे लगता है कि वक्त की पुकार है नौजवानों की अनकरीब, कहीं ऐसा न हो कि जी। हिंदुस्तान का हर नौजवान जी। विदाउट कास्ट एंड क्रीड जी। इन लोगों के खिलाफ आवाज जी। देगा और जी। वो चाहेगा जी। कि वो गंगा जमुना की तहजीब जो है वो दोबारा हिंदुस्तान में चलिए हो। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बड़े संगीन आरोप लगे हैं आपको। उनका कहना है कि जो 1975 जैसी परिस्थितियां थी, इमरजेंसी जैसी, आपातकालीन, वैसी स्थितियां 2014 के बाद से भारत में बनी हुई है, ऐसा ही जिक्र साहिल जी ने भी किया। देखिए, एक तो उनको गलती लगी है, अभी पढ़ा नहीं ना, हिस्ट्री जरूर पढ़ी हुई है, जी। लेकिन हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, जी पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। जी और बाकी जो मुझे पहले जो आज ये बवंडर जो मचा हुआ है, जी तो मुझे लगता था वहां पे सेल्फ पहले आता था कहीं। जी अगर अब 8 वर्षों में जो नेशन को प्रोजेक्ट किया गया कि भारत माता भाई पहले है, जी कि भारत का कानून है वो सबसे ऊपर है, जी। भारत में रहने वाले जितने लोग हैं आपस में मिलजुल के रहें, लेकिन वहां सेल्फ कहीं नहीं आना चाहिए। लेकिन दूसरी पार्टी क्या, यही तो, इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसी करनी वैसी माननी। जी अगर कुछ किया हुआ है गलत तो आज वो भरा जा रहा है, इसीलिए ये सारे साथी छटपटा रहे हैं। और दूसरा, ये सत्ता की बात करते हैं, जी आज का दिन नोट कर लीजिए, समय भी नोट कर लीजिए, जो किया है ना जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी सत्ता तो बड़ी दूर की बात है, आने वाला वक्त भी आपको बताएगा। नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एज ए प्राइम मिनिस्टर देश फल फूल रहा है जी और ये देश के विकास के लिए लोग उसमें उनके साथ जुड़ गए हैं और वो चाहते हैं कि हमारा ये भारत स्वर्णिम भारत बने और पूरा देश और यहाँ के लोग आपस में मिलजुल के एक मजबूत राष्ट्र बनाए, जिसमें सभी बरादरी भाईचारा सभी वर्ग मिलजुल के रहें, अच्छे तरीके से काम करें और देश में तरक्की हो। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, जी सब कुछ हो रहा है। साहिल जी एक सवाल, सिर्फ करप्शन हो रहा है। एक सवाल जिसका तो जीता जाता उदाहरण जो बच्चे हैं वो सड़क पर है। प्रोसेस दैट वाज पास्ट हुआ था, इसीलिए अब जो ईडी अगर कुछ ढूंढ रही है, चाहे वो श्रीनगर में, जम्मू में, आगे पीछे, अगर भाई ऐसा हुआ है तो फिर अगर पेशगी होती है तो उसे घबराने की क्या चिंता है, उसमें बहानेबाजी क्या साहिल जी, है? आपसे मैं सवाल पूछूंगा बाद में, पहले मैं शेख वजीर साहब से बात कर लेता हूँ। लेकिन साहिल जी एक सवाल आपसे जरूर बनता है, बाद में रिप्लाई दीजिएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में करप्शन इतनी ज्यादा है, बंगारू लक्ष्मण का आपने जिक्र किया, बहुत नंबर ऑफ एग्जांपल दिए, 2014 के बाद फिर 2000 अगले इलेक्शन में 303 सीटें आ जाती हैं। शेख वजीर साहब आपका स्वागत है। बशीर साहब, ये आरोप है कांग्रेस का कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मफाद के लिए कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए विनोद जी, ये हकीकत है कि 2014 के बाद एजेंसीज का इस्तेमाल पूरे इंडिया के अंदर बहुत बढ़ गया है जी। और खुसूसन एजेंसीज का इस्तेमाल अपोजिशन पार्टी के ऊपर किया जा रहा है और कांग्रेस क्या कहेगी, सारी अपोजिशन इस वक्त कह रही, अगर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसको कहते हैं जी उनको सिर्फ अपोजिशन वाले ही नजर आते हैं कि जनाब वहां गड़बड़ है। जी ये जो बीजेपी वाले हैं, आज तक उन्होंने किसी बीजेपी वालों को नहीं पकड़ा। बीजेपी वाले दूर से जुड़े हुए हैं। लोग इस चीज को वाच कर रहे हैं। बशीर साहब, बीजेपी वाले दूध से जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी में आएगा वो गंगा स्नान कर लेगा। पहली चीज मैं आपसे बता रहा हूँ जी। कि मेरी 45-47 साल पॉलिटिकल लाइफ हुई है और इस पॉलिटिकल लाइफ में ईडी का इस्तेमाल 2014 के बाद जहां जहां हुआ है, जैसे हुआ है, जी ये बदकिस्मती की बात है। जी ईडी का काम है, इसमें कोई शक नहीं है। बशीर साहब, आपको रोकूंगा, हमारे साथ मेहमान है पवन सिंह जी, ये जवाब देंगे आप पे कि ईडी को सिर्फ विपक्ष ही क्यों नजर आता है, ये जवाब देंगे, आप सुनिए। जो आज विपक्ष की बात कही जा रही है, मुझे ये बताएं विपक्ष है कहाँ? आज राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटों की गिनती हुई है जी कितने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? क्यों? जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो सबका साझा कैंडिडेट बना। क्यों? पार्टी अलग होते हुए भी आज जितने भी मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा के हैं
विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया और आज प्रचंड बहुमत के साथ देश की आदिवासी महिला जी 15वीं राष्ट्रपति इस हिंदुस्तान की बनी। इससे गर्व बशीर साहब कह रहे कि विपक्ष खत्म हो गया तो क्या किसको हम टारगेट बनाए? विपक्ष नाम की चीज ही नहीं है। देखिए अपोजिशन खत्म ना हो सकती है ना खत्म होगी, वो हमेशा रहेगी। जी लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर भी अगर एमपी और एमएलए को छुपाना पड़ा तो ये भी बदकिस्मती की बात है। ये भी उनसे पूछ लीजिए जी कि आप आज भी एमएलए को छुपा रहे हैं और आपको एमएलए छुपाने पड़े। जी महाराष्ट्र में भी, आंध्र में भी और कई जगहों के ऊपर भी बीजेपी वालों को भी एमएलए छुपाने पड़े। जी क्या नाम है, ये जो सारी दुनिया तमाशा देख रही है, ये पता है कि आप क्या कर रहे हो। जी लेकिन वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहता है, एक वक्त आएगा आपको भी ये भुगतना है। यानी जब आपका आपने अगर अपने जमाने में कुछ गलतियां की चलिए तो आप भी कर रहे हो, कहते हैं ना, वक्त आपका भी आ जाएगा। जब आपका दौर आएगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जी अगर कांग्रेस में या अपोजिशन के जमाने में, अगर देखो ना, जो आज अपोजिशन में है कल वो पावर में थे, जी अगर उनसे कोई गलती हुई है और वही बीजेपी भी कर रही है तो फर्क क्या है? चलिए गलती मानते हैं ना जी। कि आज भी चलिए। अगर मैं बात रखिए, जी। ढकी छुपी महाराष्ट्र के एमएलए कहाँ रहे? जी जी महाराष्ट्र के एमएलए एमपी कहाँ रहे? असम में, बशीर साहब गुजरात में। बशीर साहब दुनिया देखती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। Thank you. चलिए बशीर साहब थे, साहिब भी कुछ कहना चाहते विनोद जी, मैं एक बात पे जरूर जवाब देना चाहूंगा। मैं इनके परिवारवाद वाले जो बड़ी देर से ये लगातार परिवारवाद पे बात कर रहे हैं। थे, ये तो पक्की बात है, कांग्रेस में परिवारवाद है, ये सब मानते हैं। सुनिए मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते हैं तो वो बहुत बड़े परिवारवादी होते हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वो गंगा नहा होते हैं। जितिन प्रसाद जब तक यहाँ पे होते हैं तो वो परिवारवाद और वंश, ये चलो यहाँ पे है, हमारे साथ भी इनका परिवार के कुछ सदस्य हैं, लेकिन आज ये खुद परिवारवाद की बात बीजेपी में बैठ के कर रहे हैं। बात ये नहीं है, मुद्दा ये है कि किस तरह से आज जो देश के अंदर हालात बने हुए हैं और किस तरह से जो एजेंसीज का गलत इस्तेमाल हो रहा है, किस तरफ देश जा रहा है। इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये कोई आरोप, पवन जी, साहिल शर्मा का आरोप नहीं था, ये कोई कांग्रेस का आरोप नहीं था कि भाई आपका सेंट्रल मिनिस्टर जो केंद्र में बैठा हुआ मंत्री जम्मू से है वो भ्रष्टाचार में लिखता है। ये आप ही के पार्टी के एक्स-एमएलसी विक्रम रंधावा का आरोप था। ये पूरी मैं मेरे अपनी बात को कंप्लीट कर दूं, ये पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा, उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या आपने एक्शन लिया। इतना बड़ा जो केस था अभी पीएसआई का स्कैम हो, लगातार जो स्कैम आज जम्मू कश्मीर स्कैम की धरती पर गया हुआ है। बच्चे हमारे सड़कों पे हैं, बिलख रहे हैं, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ के बच्चे हो, उनको मारा गया। पीएचई वाले रोज वहां पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उसमें ये ना बात करते हुए इनको बड़ा एक इजी टॉपिक मिल जाता है वंशवाद, लेकिन हमें फक्र है हमारे वंशवाद पे, क्योंकि जो परिवार हमें लीड करता है वो उसका कुर्बानियों का इतिहास है। 14 प्रधानमंत्रियों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसलिए हमें फक्र है उस परिवार के ऊपर। परिवार की बात करते हैं, आप एक मिनट में कंपाइल करेंगे। देखिए बड़ी अच्छी सोच है और ऐसी सोच रहनी भी चाहिए जी कि परिवार पे फक्र है, देश पे फक्र नहीं। देश में फक्र, देश की जान नहीं है, फक्र नहीं है। देश के लिए जान नहीं दी। देश का प्रधानमंत्री जो आज है, राजीव गांधी ने इतना देश के लिए बढ़िया जान काम नहीं दी, कर कि सोनिया गांधी ने देश के लिए प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ा। हमें तो फक्र है ना वही, चलिए, इसलिए आपको कोई एक परेशानी नहीं है। परिवार, हमें कोई परेशानी नहीं भाई, बिल्कुल। आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन और जो पिछले- जनता सब देख रही है, पिछले 30 सालों जनता से- सब देख रही पिछले है। 30 सालों से मुझे पिछले बताइए छोड़ दीजिए, कि उस परिवार के 8 सालों में प्रधानमंत्री बताइए को- मोदी राज में कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, को- कोई एक बता दीजिए। मैं बताता हूँ ना आपको, इसी मोदी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बाहर आकर कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन केसेस को सरकार के बचाव में लाया जाता है, जो केसेस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे एक चीज बताएं जी, अगर कोई झूठ को ऐसा आपने कभी जोर देखा से था? बोल मैं के हाथ जोड़ के सच आपसे- साबित मैं- करने की नहीं, कोशिश की पवन है, जी, मैं तो मुझे एक लगता है आपसे- कि एक छोटा सा- झूठ ही मैं रहेगा। एक छोटा सा मेरे सवाल से पूछता हूं नहीं भाई कि साहब, आप आप 70 इससे सालों में बोल ये रहे हैं। बताएं कि क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बाहर आकर ये बात कही कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? 70 सालों में जो हुआ ना, देश की जनता को पता है, इसलिए लोगों ने नकारा है। चलिए पवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बन रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। नमस्कार।